एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हम लोग हमेशा की तरह अपना सेशन शुरू करेंगे वर्कैब से। ठीक है, चलिए वर्कैब से हम क्यों शुरू करते हैं? बिकॉज वर्कैब ऑब्वियसली हमें हेल्प करता है अपने पैसेज को, अपने एडिटोरियल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपना वोकैबुलरी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वोकैब ही है जो आपको अपने पैसेज को या अपने एडिटोरियल को डिकोड करने में हेल्प करता है। एक पैराग्राफ हो और उस पैराग्राफ में अगर कोई एक डिफ़िकल्ट वर्ड हो जो आपने सुना ना हो, या आप उसका मीनिंग रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, सो that word has the capacity to hamper or to hinder the understanding of the entire passage। पूरे पैसेज का अंडरस्टैंडिंग आपका हैम्पर हो सकता है सिर्फ उस एक पर्टिकुलर वर्ड की वजह से, या कई बार एक पूरे सेंटेंस में हम, ये तो बहुत कॉमन है कि एक पूरे सेंटेंस का मीनिंग हमें समझ नहीं आया क्योंकि उसमें कोई एक पर्टिकुलर ऐसी वोकैबुलरी है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता था। तो इसीलिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को वोकैबुलरी से ही। टिल्टिंग, टिल्ट करना मतलब क्या? लीन करना, स्लांट करना टू वन साइड, ऐसे टेकना है ना, ऐसे जैसे ऐसे टेक के खड़े होते हैं ना, सो लीन करना, टिल्ट करना, ऐसे टेढ़ा कर देना है ना थोड़ा सा, दैट्स कॉल्ड टिल्टिंग। लीनिंग, स्लांटिंग। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा अपराइट या फिर स्ट्रेट। सेंटेंस देखिए, द शिप बिगैन टिल्टिंग डेंजरसली बिफोर इट फाइनली सैंक। मतलब आखिरकार शिप जो है वो सिंक हो गया, उसके पहले बहुत ही डेंजरसली टिल्ट होने लगा शिप, है ना। तो मतलब शिप मान लीजिए ऐसे चल रहा था तो वो टिल्ट होने लगा, और बहुत ही डेंजरसली खतरनाक तरीके से टिल्ट हो रहा था डूबने से पहले। ठीक, चलिए द नेक्स्ट वन, ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब कोई चीज़ जो अभी भी वर्किंग है, जो अभी भी काम कर रहा है, फंक्शनल है, इन वर्किंग कंडीशन और रिलेटेड टू ऑपरेशन। फंक्शनल, एक्टिव। नॉन फंक्शनल या इनऑपरेटिव इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एन ऑपरेशनल एरर लेड टू द टिल्टिंग ऑफ द कार्गो शिप। क्या कहा जा रहा है कि जो कार्गो शिप था वो टिल्ट क्यों हो गया? एक ऑपरेशनल एरर की वजह से। ऑपरेशनल एरर क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेशनल एरर? मतलब काम करते हुए, चलते हुए जो एरर था, है ना। ऑपरेशनल देखो, ड्यूरिंग, रिलेटेड टू ऑपरेशन, है ना। सो ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन के दौरान, या काम चल रहा था, उस काम चलने के दौरान कोई जो एरर हुआ, एन ऑपरेशनल एरर लेड टू द टिल्टिंग ऑफ द कार्गो शिप। जो कार्गो शिप है वो इसीलिए टिल्ट हो गया। स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो उसको स्ट्रक्चरली कहेंगे, कंस्ट्रक्शन वाइज कहेंगे, आर्किटेक्चरली कहेंगे। रैंडमली इसका एंटोनिम हो जाएगा, या फिर इनस्टेबली, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। द शिप वॉज स्ट्रक्चरली साउंड बट स्टिल कैप्साइज्ड। कैप्साइज करना, शिप जब डूब जाता है तो शिप के डूबने के लिए जो वोकैबुलरी यूज होता है वो है कैप्साइज। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि शिप जो है स्ट्रक्चरली ठीक था, मतलब उसमें बनावट वगैरह में या उसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं था। द शिप वॉज स्ट्रक्चरली साउंड, साउंड होना मतलब सही होना, ठीक होना। सो द शिप वॉज स्ट्रक्चरली साउंड बट स्टिल कैप्साइज्ड, फिर भी डूब गया, है ना। चलिए द नेक्स्ट वन, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ब है। ठीक है, मैनिफेस्ट करना मतलब कोई भी चीज़ हकीकत में लाना, सामने लाना। और अच्छा, और इसका शिप के टर्मिनोलॉजी में अ डॉक्यूमेंट लिस्टिंग कार्गो, ठीक है, जिसमें कार्गो का सारा लिस्ट हो, ऐसे डॉक्यूमेंट को भी हम मैनिफेस्ट कहते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री, वैसे हमें पता है कि मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है। मैनिफेस्ट करना मतलब हकीकत में लाना, ट्रुथ में, सच्चाई में बदलना। दिस इज अनदर मीनिंग ऑफ मैनिफेस्ट इन टर्म्स ऑफ शिप्स। इन्वेंट्री या लिस्ट, कंसीलमेंट, सीक्रेट। द कार्गो मैनिफेस्ट, देखिए वो आपको ना सेंटेंस समझ के, पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि हम मैनिफेस्ट मतलब रियलिटी में लाने की बात कर रहे हैं या शिप की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। ठीक है, शिप की टर्मिनोलॉजी में अगर बात करेंगे तो इसका मतलब सिंपली होगा लिस्ट। अब देखो, द कार्गो मैनिफेस्ट मतलब कार्गो का लिस्ट रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। मतलब कार्गो का जो लिस्ट था, क्या क्या चीज़ कार्गो में जा रहा है ना, माल में जो होता, शिप में जो सब सामान जाता है, जो माल भरा जाता है ना, तो उस लिस्ट में था कि उसमें टॉक्सिक केमिकल्स भी थे। ठीक है, द नेक्स्ट वन, हजार्डस। हजार्डस का मतलब क्या होता है? OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। हजार्डस मतलब डेंजरस, पेरिलियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये वर्ड पेरिलियस, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। हजार्डस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सो हजार्डस, पेरिलियस, रिस्की,
खतरनाक, है ना। एंटोनिम क्या होगा, खतरनाक या रिस्की या डेंजरस का एंटोनिम होगा सेफ या सिक्योर, ठीक है। द शिप वॉज कैरिंग हजार्डस मटीरियल्स लाइक कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड जैसे हजार्डस यानी डेंजरस मटीरियल्स शिप जो है वो कैरी कर रहा था, ठीक है। डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है, डिस्पोज कर देना मतलब छुटकारा पा जाना, गॉटन रिड ऑफ जिसका आप छुटकारा पा जाओ, डिस्कार्ड कर देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अब एलिमिनेट कर दिया, उसका एंटोनिम क्या होगा कि अभी भी अपने पास रखा है, रिटेन किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। द केमिकल्स मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली टू अवॉइड पोल्यूशन। अब शिप डूब गया, तो शिप डूब गया तो देखा जा रहा है कि भाई शिप में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं थी जो नुकसान पहुंचा सकती है, तो देखा गया तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड जैसे हजार्डस चीज़ें थी। तो कहा जा रहा है कि द केमिकल्स मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, जो केमिकल्स हैं उनको सेफली डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड पोल्यूशन। वहाँ पे जो वाटर पोल्यूशन हो, है ना, या और भी किसी तरह का पोल्यूशन कॉज करे, उससे पहले उन केमिकल्स को सेफली डिस्पोज करना पड़ेगा, मतलब उनको एलिमिनेट करना है तो सेफली एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेमेंडसली, ठीक है। अब देखो ट्रेमेंडस तक तो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव में जैसे एलवाई लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। ट्रेमेंडस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़ा हो, बहुत महान हो, है ना, सो उसको ट्रेमेंडस कहेंगे। अब ट्रेमेंडसली मतलब ग्रेटली, कोई चीज़ जो एक्सट्रीम हो या ग्रेट हो तो वो ट्रेमेंडस हो गया, लेकिन ट्रेमेंडसली एक्सट्रीमली या फिर ग्रेटली बन जाएगा। इमेंसली, ह्यूजली, है ना, कोई चीज़ जो बहुत विशाल हो, बहुत ज़्यादा हो नंबर में, तो उसको हम कहेंगे ट्रेमेंडसली। एंटोनिम क्या होगा, छोटे से रिलेटेड यानी मिनिमली, कम से रिलेटेड, स्लाइटली, है ना। कंटेनर्स हैव ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्ड ग्लोबल ट्रेड लॉजिस्टिक्स। कहा जा रहा है कि जो कंटेनर्स है इन्होंने ग्लोबल ट्रेड लॉजिस्टिक्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, ट्रेमेंडसली इम्प्रूव किया है। द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरसाइट। ओवरसाइट का पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है सुपरविजन और एन अनइंटेंशनल एरर, ठीक है। ओवरसाइट, मॉनिटरिंग या फिर लैप्स, ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों वर्ड्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप मॉनिटर भी कर रहे हैं, सुपरविजन भी कर रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं, और अनइंटेंशनल एरर मतलब जिसको आपने ध्यान नहीं दिया, अनजाने में कोई गलती हो जाए, है ना, ध्यान भी दे रहे हैं और अनजाने में कोई गलती हो जाए, ठीक है। ओवरसाइट का दोनों मीनिंग है, या आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि अनजाने में कोई गलती हो जाए इसका ये मीनिंग है, या ओवरसाइट का मतलब होता है सुपरविजन, ठीक है। सो देखेंगे हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ओवरसाइट का इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है। मॉनिटरिंग भी है, लैप्स भी है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, ऑब्वियसली अगेन एंटोनिम भी दो ऑपोजिट होंगे, निग्लेक्ट भी होगा और इनअटेंशन भी होगा, ठीक है। देयर वॉज अ क्लियर ओवरसाइट इन चेकिंग द शिप्स कार्गो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लियर ओवरसाइट था शिप का कार्गो चेक करने में, ठीक है। ओवरसाइट का मतलब हाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं सुपरविजन, ठीक है। और इसका एक दूसरा मीनिंग जो निकल रहा है कि मतलब ऊपर ऊपर से देखा तो एक अनइंटेंशनल एरर आ गया, है ना, कि नहीं ध्यान दिया, राइट। चलिए फॉर्चुअस, फॉर्चुअस, अच्छा इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, आई होप आई हैव टोल्ड यू दिस, ठीक है। दोनों भी मीनिंग इसका नाउन वाला पार्ट ऑफ स्पीच है। फॉर्चुअस का मतलब क्या है, फॉर्चुअस मतलब कोई चीज़ जो लक से, किस्मत से संबंधित हो, फॉर्च्यून से संबंधित हो, फॉर्चुअस, ठीक है। हैपनिंग बाय चांस और लकीली। सिनोनिम्स क्या है देखिए, एक्सीडेंटल या फिर लकी। तो एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम, अब ये तो बाय लक है ना, लक मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लेकिन डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, है ना, जानबूझ के कोई चीज़ किया जाए। एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंट था, है ना, जानबूझ के नहीं किया, लेकिन डेलिबरेट मतलब जानबूझ के किया हुआ चीज़। लकी का एंटोनिम क्या होगा, अनलकी या फिर अनफॉर्चुनेट। इट वॉज फॉर्चुअस दैट द ऑयल हैडंट लीक्ड येट, मतलब किस्मत की बात थी कि ऑयल जो है वो अभी तक लीक नहीं हुआ है, हैडंट लीक्ड येट। इट वॉज फॉर्चुअस मतलब इट वॉज लकी कि ऑयल लीक नहीं हुआ था, ठीक है। फॉर्चुअस OUS एंडिंग वर्ड है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव। द नेक्स्ट वन रावेज्ड। रावेज का मतलब क्या होता है, डैमेज, वो भी सिवियरली, ठीक है, रावण की तरह रावेज, है ना, डैमेज और वो भी सिवियर डैमेज, ठीक है। डिवास्टेटेड, रूइंड,
एंटोनिम क्या होगा, उसको ठीक कर देना, रिस्टोर्ड, प्रिजर्व्ड, राइट, ये सब इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे। चेन्नई's coast was ravaged by an oil spill in 2017। 2017 में एक ऑयल स्पिल हुआ था जिसकी वजह से चेन्नई का पोर्ट पूरी तरीके से खराब हो गया था, सिवियरली डैमेज हो गया था, बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। साल्वर्स क्या होते हैं, ये होती हैं या तो लोग या तो कंपनीज जो खोए हुए शिप्स को रिकवर करते हैं। अभी जैसे शिप डूब गया तो समंदर में जाके भगवान जाने कहाँ डूबा पड़ा है ना, तो अब उसको ढूंढने का काम कौन करेंगे, वो लॉस्ट शिप है, उसको ढूंढने का काम या तो कुछ लोग होते हैं या तो कुछ कंपनीज होते हैं, है ना, उनको कहते हैं साल्वर्स, राइट। रेस्क्यूअर्स होते हैं, साल्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो, ठीक है, कौन है वो, साल्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो, राइट। डिस्ट्रॉयर्स, इसका एंटोनिम क्या भाई, जो चीज़ खो गई है उसको वो रेस्क्यू कर रहे हैं, तो एंटोनिम क्या होगा, खराब करने वाले, डिस्ट्रॉयर्स या फिर रैकर्स, है ना। साल्वर्स वर एंगेज्ड टू हैंडल द रैकेज ऑफ एल्सा 3। एल्सा 3 का रैकेज यानी कि जो खराब हो गया था, है ना, तो उसको तोड़ने उसको हैंडल करने के लिए साल्वर्स को एंगेज किया गया। साल्वर्स वर एंगेज टू हैंडल द रैकेज ऑफ एल्सा 3। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। प्रोसीजर्स या फिर रूल, एंटोनिम क्या होगा, प्रोसीजर मतलब तरीके से चलना, सो इसका एंटोनिम होगा डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर डिसऑर्डर, ठीक है। सैल्वेज ऑपरेशंस मस्ट फॉलो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, मतलब अगर कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसको अगर रेस्क्यू करने की कोशिश किया जा रहा है ना, तो उसका जो ऑपरेशंस होता है वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। नोडल, नोडल का मतलब क्या होता है भाई, ये एल एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है, सेंट्रल या फोकस, फोकल, ठीक है, सेंट्रल या फिर फोकल। की, इंपॉर्टेंट, नोडल एजेंसी हम कहते हैं, मतलब मेन हेड, पेरिफेरल मतलब जो साइड वाइज या फिर आप कह सकते हैं माइनर, छोटे मोटे, है ना। द कोस्ट गार्ड इज द नोडल एजेंसी फॉर ऑयल स्पिल्स, यानी कि अगर ऑयल स्पिल हो रहा है तो उसके लिए देखने का जो मेन जिम्मेदारी है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, वो है कोस्ट गार्ड, ठीक। द नेक्स्ट वन इज रिग अप। रिग अप मतलब सेटअप, क्विकली, फटाफट से सेटअप कर देना, फ्रेजल वर्ब है ये। असेंबल करना, हम कंप्यूटर असेंबल करते हैं, है ना, मतलब इकट्ठा करते हैं, सेटअप करते हैं उसको, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उसका एंटोनिम क्या होगा, डिसमेंटल करना, पुर्जा पुर्जा अलग अलग कर देना, डिसमेंटल करना या डिसअसेंबल करना। केरला हैड टाइम टू रिग अप एन इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स, यानी केरला के पास टाइम था कि वो एक इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स रिग अप करे, यानी कि असेंबल करे, कंस्ट्रक्ट करे, बनाए, ठीक। चलिए, इनएविटेबली, इनएविटेबली का मतलब क्या होता है, अनअवॉइडेबली, मतलब जो होकर ही रहेगा, इनएविटेबल मतलब निश्चित है होकर रहेगा, आप उसको टाल नहीं सकते, ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है वो। एज इज सर्टन टू हैपन, होना निश्चित है, इनएविटेबल है, ठीक है। अनअवॉइडेबली, इनएस्केपेबली, बच नहीं सकते हो आप उससे, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, अवॉइडेबली मतलब जिसको टाला जा सके, ठीक है, जिसको प्रिवेंट किया जा सके। इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर तुम रेगुलरली पढ़ाई नहीं करोगे, यू विल इनएविटेबली स्ट्रगल ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम के समय तुम्हारा स्ट्रगल करना निश्चित है, अटल है, अटल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, अगर तुम रेगुलरली पढ़ाई नहीं करोगे, राइट। चलिए, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ABLE एंडिंग वर्ड, ABLE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस LY लग गया तो ये E हट जाता है, फिर ये बन जाता है ABLY, ठीक है, एडवर्ब है ये, एडजेक्टिव में LY लग जाता है तो फिर वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज सर्ज, सडन इंक्रीज, इंक्रीज वो भी सडन, सर्ज मतलब सडन इंक्रीज, ठीक है। सिनोनिम है राइज, अपसर्ज, एंटोनिम होगा ड्रॉप, डिक्लाइन। इंडियाज मैरीटाइम एक्टिविटी विल सी अ सर्ज इन शिप ट्रैफिक, है ना, इंडिया का जो मैरीटाइम एक्टिविटी है वो देखेगा कि शिप ट्रैफिक में जो है वो सडन इंक्रीज होने वाला है,
ठीक है। Students, we have our application Serene Pathshala on Google Play Store, and on this application you can find batches for competitive exams preparation, and you can also find batches for improving your communication skills. If you want to work upon your communication skills, अगर आप अपने communication skills और confidence को, public speaking को improve करना चाहते हैं, तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच। और अगर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो बैच है वो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है। इस बैच में टोटल इन डेप्थ ग्रामर किया जाता है, वोकैबुलरी किया जाता है, रीडिंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग योर कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्स, है ना, जो आपके एग्जाम्स में आता है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है उसी पैटर्न पे सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। और कैसे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको? विद प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से ही हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ये पढ़ने के बाद आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं, एवरी टॉपिक के बाद वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन बोथ दीज बैचेस इफ़ यू एनरोल, तो आपको न्यू कोड लगाने पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जो भी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। इसमें आपका 200+ आवर्स का आपको कंटेंट मिल जाएगा, 200+ आवर्स का प्रैक्टिस कंटेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे तो हम थोड़े से बेसिक इंग्लिश पे और वोकैबुलरी पे फोकस करते हैं, जो आपको बोलने के लिए ज़रूरत है। हम बोलने की प्रैक्टिस पे यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। एंड स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ यू कीप आस्किंग फॉर द PDF। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आपको इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बैचेस की क्वेरी है तो यू कैन इंक्वायर ऑन दिस नंबर 9821060203, राइट। नाउ डेंजर इन द सी, डेंजर इन द सी मतलब समंदर में खतरा, ऑन केरला एंड द MSC ELSA 3 सिंकिंग, केरला के ऊपर और जो MSC ELSA 3 डूब गई शिप, जो जहाज डूब गई है, उसके ऊपर आज का सेशन है। इंडियाज रिस्पॉन्स टू मैरिटाइम डिजास्टर्स मस्ट बी फास्टर एंड बेटर। क्या कहा जा रहा है? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारा जो पढ़ने का तरीका है वो और बेहतर होना चाहिए, तो सीधी बात है कि मैं बोल रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है ना, मतलब अभी बहुत अच्छा नहीं है, राइट, और अच्छा होने की ज़रूरत है, या अप टू द मार्क नहीं है, समझो आप टोन यहाँ पे, ठीक है। इंडियाज रिस्पॉन्स, अब कहा जा रहा है, ऑथर कह रहे हैं कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स है मैरीटाइम डिजास्टर्स के लिए, कोई भी आपदा अगर जो समंदर में आती है तो उसमें जो इंडिया का रिस्पॉन्स होता है तो वो तेज़ भी होना चाहिए और बेहतर भी होना चाहिए, ठीक है। ऑन द आफ्टरनून ऑफ May 24 के दोपहर MSC ELSA 3 कैरिंग मोर देन 640 कंटेनर्स, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कार्गो शिप था ये, ठीक है। मोर देन 640 कंटेनर्स स्टार्टेड टिल्टिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ कोची, है ना, कोची के कोस्ट पे वो टिल्ट होने लगा अचानक से, अपेरेंटली ड्यू टू एन ऑपरेशनल प्रॉब्लम। अब जहाज की बनावट में या स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसकी काम करने में कोई प्रॉब्लम था, ऑपरेशनल प्रॉब्लम था, उसकी वजह से वो अचानक से ऐसे टिल्ट होने लगा जहाज, ठीक है। द नियरली 3 decade old ship was said to be structurally safe। कम से कम 30 साल पुराना शिप है और कहा जा रहा है कि वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेफ था। द क्रू abandoned the ship after unsuccessful trying to right her, है ना, शिप के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो है her, ठीक है। तो जहाज के लिए, जैसे हम जहाज के लिए डेथ के लिए हम हिम वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, अगर पर्सोनिफाई करना है तो उसी तरह शिप के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो है हर। टू राइट हर मतलब उसको ठीक करने की कोशिश किया, ठीक है, लेकिन जब नहीं ठीक हुआ तो क्रू ने अबैंडन कर दिया, उसे छोड़ के फिर वो अपनी जान बचा के भागे, ठीक है। नाउ ELSA 3 इज लाइंग एट द बॉटम ऑफ द सी बेड 50 meters बिलो, है ना। अब ELSA क्या है? बॉटम ऑफ द सी बेड पे लाई कर रही है, मतलब डूब गई है शिप। एज पर द कार्गो मैनिफेस्ट, यानी कि कार्गो में जो भी लिस्ट होता है कि क्या क्या सामान जा रहा है, ठीक है। ऑफिशियल्स से दैट द शिप हैड 13 कंटेनर्स विद हजार्डस गुड्स। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि उस जहाज में 13 ऐसे कंटेनर्स थे जिसमें डेंजरस चीज़ें थी, हजार्डस गुड्स थे। 12 हैड कैल्शियम कार्बाइड, उन 13 में से 12 में तो कैल्शियम कार्बाइड है और रिएक्टिव कंपाउंड। अब कैल्शियम कार्बाइड डेंजरस क्यों है? क्योंकि एक रिएक्टिव कंपाउंड है। एंड 1 हैड रबर सोल्यूशन, और
जो 13th था, 13 कंटेनर्स थे ना, तो 12 में तो कैल्शियम कार्बाइड था और 13th में रबर सोल्यूशन था. Some 50 containers, many empty, were floating and getting tossed around by monsoon weather. अब 50 कंटेनर्स, उसमें जो मोर देन 640 कंटेनर्स थे, उसमें से 50 तो लगभग 50 खाली थे और वो फ्लोट कर रहे थे, है ना. जहाज जब डूबी तो वो तो हल्के थे क्योंकि वो खाली थे, तो वो पानी में ऊपर तैर रहे थे और बारिश की मौसम की वजह से इधर उधर वो टॉस हो रहे थे, यानी मतलब इधर उधर tossing with the water, है ना. Officials say the rubber solution has reacted with the sea water and accounts for the plastic pellets being found on the Kerala coast, है ना. Pellets मतलब छोटे छोटे टुकड़े. अब वो जो रबर सोल्यूशन था वो सी वाटर के साथ में रिएक्ट करके प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े बन गया है और वो केरला कोस्ट पे पाया जा रहा है. 5 कंटेनर्स विथ कैल्शियम कार्बाइड अनदर पोल्यूशन हजार्ड, कह रहे हैं कि 5 कंटेनर जो हैं वो एक दूसरा पोल्यूशन का कारण बन रहे हैं. वो सी बेड में नीचे पानी में डूबे पड़े हैं एंड नीड टू बी सेफली डिस्पोज्ड ऑफ. कहा जा रहा है कि उसको सेफली डिस्पोज करने की ज़रूरत है बिफोर दे कॉज डैमेज. जब वो कोई नुकसान पहुंचाए उसके पहले उनको सेफली डिस्पोज करना है. सम ऑयल पोल्यूशन हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड. ऑयल पोल्यूशन भी कहा जा रहा है कि कुछ तेल का भी, जब ऑयल क्या होता है कि वो सी वाटर में मिक्स हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली वो डूबता तो नहीं है, वो सी वाटर के ऊपर तैरते रहता है, तो उसको ऑयल पोल्यूशन कहा जाता है ना. सो थोड़ा बहुत ऑयल पोल्यूशन भी कहा जा रहा है कि है. देयर इज एज येट नो क्लैरिटी ऑन हाउ टू सेफली डिस्पोज ऑफ द प्लास्टिक पैलेट्स. अब वो जो प्लास्टिक पैलेट जो रबर सोल्यूशन सी वाटर के साथ मिक्स होकर प्लास्टिक पैलेट बन के कोस्ट में पाया जा रहा है, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है कि क्या इसके लिए करना है. देयर इज एज येट नो क्लैरिटी ऑन हाउ to dispose of the plastic pellets. Though containers have tremendously boosted world trade logistics. कहा जा रहा है कि जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स की वजह से वर्ल्ड ट्रेड लॉजिस्टिक्स ट्रेमेंडसली बूस्ट हुआ है, काफ़ी हद तक बूस्ट हुआ है. ओवरसाइट एंड कंट्रोल ऑफ व्हाट ईच कंटेनर दैट पासिस सेवरल हैंड्स. ओवरसाइट मतलब सुपरविजन, ठीक है. अब यहाँ पे ओवरसाइट का मतलब सुपरविजन है, सुपरविजन और सुपरवाइज करना भी, और क्या है उसमें कंट्रोल करना, एंड कंट्रोल ऑफ व्हाट ईच कंटेनर दैट पासिस सेवरल हैंड्स. अब एक कंटेनर कई हाथ से गुजरता है, मतलब कई लोगों के हाथ से होता हुआ गुजरता है, तो उस कंटेनर में क्या है उसका सुपरविजन और उसका कंट्रोल भी होना ज़रूरी है. सेवरल हैंड्स, शिप्स एंड यार्ड्स हैज़ इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम. और ये मतलब ओवरसाइट रखना, ये कंट्रोल रखना, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है. Besides the 600 odd containers still lodged inside ELSA 3's cargo space. अब ELSA 3 का जो कार्गो स्पेस है उसमें अभी भी कितना था, कह रहे हैं 640 प्लस कंटेनर्स थे, है ना. तो हमने तो कुछ कंटेनर्स की तो बात कर ली, उनका तो पता चल गया है अभी, लेकिन लगभग 600 और कंटेनर्स जो ELSA 3 के कार्गो एरिया में हैं वो अभी भी जहाज के साथ साथ डूबे पड़े हैं, ठीक है. Some 365 tons of heavy fuel oil and 60 tons of diesel lie inside the ship's tanks. शिप के जो टैंक्स है उसमें इतना सारा डीजल और ऑयल ऑलरेडी शिप के साथ में डूबा पड़ा है. दैट मच ऑफ ऑयल हैज़ नॉट सीप्ड आउट. सीप आउट मतलब धीरे धीरे बाहर निकल जाना. तो इतना ज़्यादा जितना शिप के टैंक में है ऑयल, कार्गो सेक्शन में है ऑयल, तो उतना ज़्यादा तो बाहर नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाहर आया है. कह रहे हैं ना, दैट मच ऑफ ऑयल हैज़ नॉट येट सीप्ड आउट. येट मतलब अभी तक. इज फॉर्चुअस, और ये किस्मत की बात है कि शुक्र है जितना तेल है उस जहाज में वो सारा तो बाहर नहीं आया है. बट देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग इफ क्विक एक्शन इज नॉट टेकन. अब कहा जा रहा है कि शिप जहाज तो डूब गई है, तो अब तेल इतना ज़्यादा उसके अंदर है, डीजल इतना ज़्यादा है, तो अभी तक तो नहीं बाहर निकला है, ये किस्मत की बात है, लेकिन बहुत जल्दी निकल सकता है ना. The Chennai coast was ravaged by 250 tons of heavy fuel oil from an oil tanker that collided with an LPG carrier in 2017. 2017 में एक LPG कैरियर से एक जो ऑयल टैंकर कोलाइड हुआ था, है ना, तो उसमें 250 टन्स ऑफ हैवी फ्यूल ऑयल था, और वो बाहर निकल के क्या हुआ था, चेन्नई कोस्ट को रैवेज कर दिया था, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था. MSC ELSA 3 is a toxic dump that needs to be quickly disposed of. अब कहा जा रहा है कि MSC ELSA 3, अब ये एक टॉक्सिक
बहुत ही टॉक्सिक डंप है। डंप मतलब अब वो कूड़ा हो गया है ना, कि मतलब अब डूब गया है, तो अब उसको उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत जल्दी और बहुत सेफली डिस्पोज करने की ज़रूरत है, एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। साल्वर्स आर बीइंग एंगेज्ड एंड दे विल फॉलो इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स। साल्वर्स कौन है? जो लॉस्ट शिप्स को रेस्क्यू करने में मदद करते हैं, है ना, तो उनको एंगेज किया जा रहा है ताकि वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो करके शिप को रेस्क्यू करने की कोशिश करें। द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान NOSDCP नेम्स द कोस्ट गार्ड एज द नोडल एजेंसी। ठीक है, कोस्ट गार्ड को नोडल एजेंसी ऐसे रिस्पॉन्सेज के लिए कहा गया है। इन चेन्नई द रिस्पॉन्स वॉज डिलेड बाई सेवरल डेज। चेन्नई में कई दिनों से डिले हुआ है रिस्पॉन्स, एंड देयर वॉज मच कन्फ्यूजन एंड अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज। एक तो रिस्पॉन्स डिले हुआ, जब रिस्पॉन्स आ भी रहा है तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी को पता ही नहीं है क्या करना है, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। ठीक है, इस तरह के काम हो रहे हैं यहाँ पे। इन केरला हाउएवर, जब चेन्नई की बात हो रही थी, लेकिन केरला में देयर हैज़ बीन इनफ टाइम टू रिग अप एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स। केरला में लेकिन हमारे पास काफ़ी टाइम था। रिग अप मतलब कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, है ना, एक अच्छा इफेक्टिव रिस्पॉन्स बनाने के लिए टाइम है। With ambitious plans for economic growth that will inevitably lead to a surge in ship traffic. अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एम्बिशियस प्लान्स हम बना रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो शिप ट्रैफिक भी, ट्रेड होगा, अगर ट्रेड बढ़ेगा तो शिप ट्रैफिक भी बढ़ेगा, है ना। इनएविटेबली मतलब अटल तरीके से इंक्रीज होगा शिप ट्रैफिक में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो has also planned to draw more national and global transshipment traffic into the India's waters. और ज़्यादा global traffic को attract करने का गवर्नमेंट का प्लान है। India is only set to see a great number and variety of ships, मतलब हमारे पास ships का नंबर भी बढ़ता जाएगा, वैरायटी भी बढ़ता जाएगा। वेरिंग कार्गोज, अलग अलग तरीके के कार्गोज भी बढ़ते जाएंगे ऑन इन इट्स कोस्ट इन फ्यूचर। भविष्य में ये बढ़ने ही वाला है। इसकी मात्रा, इसके टाइप्स, इसका वैरायटी, सब कुछ बढ़ने वाला है ना। सो द केरला रिस्पॉन्स विल शो हाउ वेल प्रिपेयर्ड इंडिया इज टू हैंडल अ मेजर मैरीटाइम डिजास्टर। तो मैरीटाइम डिजास्टर्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इंडिया कितना तैयार है ऐसे डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए, उसका एक एग्जाम्पल होगा केरला में हमारा जो रिस्पॉन्स होगा। सो वी नीड टू गिव अ गुड रिस्पॉन्स सो दैट वी कैन शो दैट इफ देर आर एनी मिसहैप्स वी कैन हैंडल देम क्विकली एंड वेल, राइट। सो टोन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? सेलिब्रेटरी है, सेलिब्रेट कर रहे हैं मतलब शाबाशी दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। सरकास्टिक है, कहीं कुछ टॉन्ट की बात हुई है या कोई ऐसे मतलब क्रिटिसिज्म के आड़ में ताने वाने की बात हो रही है, ऐसा। नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी बातें याद आ रही है, या अर्जेंट और कॉशनरी है? यस, इसका आंसर है अर्जेंट एंड कॉशनरी। ठीक है, इसका आंसर है अर्जेंट एंड कॉशनरी, क्योंकि दिखा रहा है कि हाँ ठीक है भाई, ज़रूरी है। ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। What was the immediate cause of the MSC Elsa 3's sinking as mentioned in the article? आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि क्यों MSC Elsa 3 सिंक हुई? ठीक है, collision with another ship, structural failure due to age, बिकॉज ऑब्वियसली 30 साल पुराना शिप है तो एज की वजह से कोई स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ है, या ऑपरेशनल प्रॉब्लम कॉजिंग द शिप टू टिल्ट, या आग लगी ऑन बोर्ड, मतलब शिप पर, जहाज पर आग लगी है। सो यस, योर आंसर इज ऑप्शन सी, ऑपरेशनल प्रॉब्लम है कॉजिंग द शिप टू, ऑपरेशनल प्रॉब्लम की वजह से शिप जो है वो ऐसे टेढ़ा होने लगा, है ना, टिल्ट होने लगा, और फिर बाद में बहुत डेंजरस तरीके से टिल्ट होकर डूब गया। ठीक है, व्हाट डज द आर्टिकल आइडेंटिफाई एज अ पोटेंशियल एनवायरमेंटल थ्रेट फ्रॉम द शिपरेक? एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल? आर्टिकल क्या बोल रहा है कि क्या इस दुर्घटना की वजह से, इस शिपरेक के वजह से क्या थ्रेट हो सकता है एनवायरमेंट के लिए? गोल्ड स्मगलिंग, ऑयल स्पिलेज एंड प्लास्टिक पैलेट्स, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों के बारे में पैसेज में, या इन तीनों के बारे में पैसेज में कहीं मेंशन भी नहीं किया गया है ना। तो क्लियरली आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियरली आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर्चुअस? फॉर्च्यून से, किस्मत से रिलेटेड है ना। सो प्लान्ड, एक्सीडेंटल बट फॉर्चुनेट, डेंजरस या इम्पॉसिबल? तो फॉर्चुअस, फॉर्चुनेट से रिलेटेड है,
किस्मत से रिलेटेड है, ठीक है। अचानक हुआ, एक्सीडेंटल हुआ, लेकिन अच्छा हुआ, राइट। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस इनमें से, इन चारों सेंटेंसेस में से सही कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। आप सही तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब बाकी सेंटेंसेस में आप एरर फाइंड कर पाएंगे। तो काइंड ऑफ ये एरर फाइंडिंग क्वेश्चन है। बैंक्स में यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। द कंटेनर्स फ्लोटिंग अराउंड हैज बीन पिक्ड अप। कंटेनर्स प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए, हैव बीन, ठीक है। द कंटेनर्स फ्लोटिंग अराउंड हैव बीन पिक्ड अप। द कंटेनर फ्लोटिंग अराउंड हैव, अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। द कंटेनर्स फ्लोटिंग अराउंड वॉज, अगेन ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर होना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, ठीक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द एडिटोरियल एंड यू लाइक द सेशन। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। यस, थोड़े से सेशंस आपके बीच में मिस हुए हैं बिकॉज मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी बीच में एंड आई कुडंट कंटिन्यू द सेशंस, लेकिन अब वी आर बैक ऑन ट्रैक। बढ़िया तरीके से हम अपने सेशंस कंटिन्यू करेंगे, अपने कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को, ग्रामर को, वोकैबुलरी को, ठीक है। एक क्लास और एक तीर से दो निशान हम कहते हैं। एक तीर से, ये एडिटोरियल सेशंस ऐसे होते हैं कि एक तीर से तीन निशान होंगे, ठीक है। हम अपने कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगे, वोकैबुलरी को भी, और साथ ही साथ अपना ग्रामर भी हम कुछ ना कुछ डिस्कस करके हर क्लास में एक या दो कॉन्सेप्ट, दो या तीन कॉन्सेप्ट, कभी कुछ प्रेपोजिशन और एंड में एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये तो हम सीखते हुए चलेंगे ही साथ साथ, ठीक है। आपके अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे एंड हम आपकी डाउट्स को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।